गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10th क्लास की 75 नंबर वीडियो हमारी चल रही है और तीसरी प्रश्नावली हम कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम आते हैं इसकी विविध पर। तो तीसरी विविध के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखिए, इसमें मैंने आपको पहले भी ये बात बोली थी कि जो विविध होती है वो कोई नई प्रश्नावली नहीं होती है, वो केवल जो हमने पहले पढ़ा हुआ है उसका एक हल्का सा रिवीजन होता है। तो अगर विविध के सभी क्वेश्चंस को आप बिना मेरी हेल्प के कर पा लें, है ना, कर देते हैं, पहले ही कर लेते हैं, तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि आपको प्रश्नावली आराम से आ गई, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं उनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और जो टॉपिक एक बीच में मैंने इसमें छोड़ा हुआ है उसको हम क्लास में ही करेंगे, इसके बारे में बता चुका हूँ। तो अगर कोई इस तरह की सिचुएशन का क्वेश्चन आता है तो उसे छोड़ दिया जाएगा, उसको अभी फ़िलहाल नहीं करेंगे और बाकी के जो क्वेश्चन हैं उनको हम आराम से करते हैं। देखिए समझिए, अब जिनको आता है वो कोशिश ये करिए कि बिना मेरी हेल्प के करिए, और जिसको नहीं आता है वो थोड़ा सा ध्यान दीजिए और थोड़ा सा प्रयास करिए। देखिए चीज़ें कठिन नहीं हैं, लेकिन प्रैक्टिस के ऊपर तो बेस है ही, और बिना प्रैक्टिस के तो आप इसको नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़, तो इसमें नंबर 1 है, सवाल नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में यदि बहुपद f(x) बराबर 5x² बहुपद है, f(x) बराबर x² 5x² प्लस 13x 5x² प्लस 13x प्लस k, ये दिया गया है ना, का एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है। तो हमें इनके बारे में बात करनी है कि भाई एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है, क्या कंडीशन है। अब ये 3.1 है ना, शुरू में वाली प्रश्नावली जो है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। और चौथी में भी बताया था मैंने आपको, चौथी प्रश्नावली भी तो कर चुके हैं। चौथी नहीं, हाँ इसी में तो था शून्यक वाला। तो शून्यक वाली जो कंडीशन आ रही थी कि शून्यक कैसे निकलते हैं, मतलब इनके जो अल्फा और बीटा होते हैं वही कंडीशन होती है ना। तो हमने ही मान लिया कि माना द्विघात समीकरण के शून्यक, द्विघात समीकरण के शून्यक अल्फा बीटा हैं। माना द्विघात समीकरण के शून्यक अल्फा और बीटा है। ठीक है, यहाँ तक का काम खत्म हो गया। अल्फा और बीटा हैं। फिर उसके बाद बोला प्रश्नानुसार क्या होगा, प्रश्नानुसार अल्फा बराबर 1/बीटा, ये मान लिया। अल्फा और बीटा है लेकिन एक व्यंजक दूसरे का व्युत्क्रम है, ये स्थिति हमारे पास यहाँ आ जाती है। तो हमने इस तरह की कंडीशन निकाल दी। फिर उसके बाद आती है कंडीशन कि अगर हमसे ये कहा जाए, जैसे अच्छा इसमें पहले लिखना था, चलिए कोई बात नहीं, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, कि आपने ये देखा कि ABC तो हम निकाल सकते हैं ना, इसमें से जो द्विघात समीकरण ऊपर दिख रही है इसमें से AB से तो निकाल सकते हैं। A का मान 5 है, B का मान 13 है और C का मान K है। A बराबर 5, B बराबर 13 और C बराबर K, ये स्थिति हमारे पास आ गई। क्लियर है यहाँ से, ये तो इतना तो समझ में आ ही रहा होगा। अब एक और कंडीशन आई थी, जब आपने शुरुआत में काम किया था, तो शुरू में जब हमने द्विघात समीकरण निकाली थी, उसके मूल निकाले थे, फिर मूल निकाल के उसका हमने एक सत्यापन किया था, है ना, किया था ना, कि मूलों में एक संबंध है और उस संबंध के सत्यापन की हमने जांच की थी। तो वहाँ पर हमने काम किया था कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, ये जांच की थी हमने, है ना, सत्यापन किया था। और अल्फा बीटा बराबर c/a होता है। तो ये काम हुआ था, ध्यान है बिल्कुल आपको। ठीक है, ये स्थिति हमने यहाँ पर यूज़ की है। अब अगर हमसे कहा जाए कि भाई अल्फा और बीटा का मान किसके बराबर आ रहा है, अल्फा इंटू बीटा का मान c/a के बराबर है। देखिए अगर इसको यहाँ भेज देते हैं तो अल्फा बीटा बराबर 1 हो जाता है ना, इसको तो यहीं छोड़ देते हैं, नंबर 1 डाल देते हैं। इसी से निकला है प्रश्नानुसार कंडीशन क्या आई कि एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम है, यानी अल्फा बराबर 1/बीटा है। तो इसको इधर भेज देंगे, अल्फा बीटा बराबर 1 हो गया। ठीक है, अल्फा बीटा बराबर 1 चल रहा है। और उसके बाद में इसको ले लेते हैं, फिर यहाँ लिखेंगे, क्योंकि अल्फा बीटा बराबर c/a होता है ना, तो c/a होता है। अब c की जगह पे क्या कंडीशन है,
सी की जगह पर देखिए, सी बराबर क्या आया, के, तो ये तो के आया, और ए की जगह पर 5, ठीक है, ये डाल दिया नंबर 2, इसको नंबर 2 डाल लिया। तो समीकरण नंबर 1 में भी अल्फा बीटा और समीकरण नंबर 2 में भी अल्फा बीटा, तो जो इसका LHS पार्ट है वो तो बराबर है। जब LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। RHS बराबर है तो हम यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो क्या आ जाएगा, 1 बराबर k बटा 5, इसका वजगुणन इधर कर दिया तो 5 बराबर k या k बराबर 5, एक ही बात है, ठीक है। तो k बराबर 5 आ गया और ये इसके ऑप्शन में है नंबर ग में, ग उत्तर इसका सही होगा, ठीक है। नोट करिए, इसको लिखिए, आराम से करिएगा, जल्दबाजी नहीं, और कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि कठिन आ गया हो जो हम नहीं कर पा रहे हैं। क्वेश्चन में निश्चित है, देखिए विविध के क्वेश्चंस में थोड़ा बहुत लॉजिक डालता है, कुछ करेक्शन भी करता है कई बार, तो इन सब लॉजिक को समझकर कोई ट्रिक भी बन जाती है ना कभी, मतलब जितना भी प्रश्नावली में अगर कुछ बच गया है तो उसमें वो घुमाव फिराव करने की कोशिश करेगा तो वो इसी में करेगा, बाकी नया नहीं आएगा कुछ भी, जो भी है सब वही पुराना है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 2, बहुपद x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 का शून्यक पूछ रहा है। अब शून्यक का मतलब क्या होता है, शून्यक का मतलब जो इसको शून्य कर दे, तो यह में दिया गया है बराबर 0। अब इसको सॉल्व करना है, टुकड़े करने हैं, तो गुणा करने पर 6 आना चाहिए, है ना, गुणा करने पर 6 आना चाहिए, और जोड़ने और घटाने पर -1 आना चाहिए, मतलब माइनस तो छोड़ो 1 आना चाहिए, बस इतना ध्यान रखिए। गुणा करने पर 6 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर 1 आना चाहिए। तो कैसे आएगा, कैसे आएगा, 3 दूनी 6 आ गया, तो एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2x माइनस 6 बराबर 0। यहाँ से x माइनस 3 प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0, कॉमन निकाल लिया तो x माइनस 3 कॉमन आ गया, x प्लस 2 आ गया बराबर 0 आ गया। बस अब शून्यक निकालने हैं, शून्यक ये थोड़ी है, ये तो गुणनखंड हुए अभी, शून्यक निकालने हैं, तो x बराबर, पहले इसको 3 को 0 के बराबर ले लिया तो x बराबर 3 हो गया, सही है। और दूसरा पक्ष है ये वाला, तो x प्लस 2 बराबर 0 कर दिया तो x बराबर -2 कर दिया, ये स्थिति आ गई, कंप्लीट। नंबर 3 पे आ जाइए, तीसरा क्वेश्चन, यदि बहुपद इतने का एक शून्यक 3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन कई बार कंपटीशन में पूछे जाते हैं और बहुत सिंपल कंडीशन का क्वेश्चन होता है। जैसे बहुपद दिया गया है कि 2x स्क्वायर प्लस x और प्लस k बराबर 0 का एक शून्यक 3 है ना, इसका एक शून्यक 3 है, 3 इसमें शून्यक है, इसका मतलब 3 को रखने पर इसमें शून्य प्राप्त होगा। शून्यक का मतलब क्या है कि अगर 3 को हम इसमें रख देंगे तो शून्य प्राप्त होगा, ये क्वेश्चन बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे, है ना। तो 3 को रखने पर शून्य प्राप्त होगा, तो k का मान बताइए। तो सिंपल सी बात है, 3 को रख दीजिए इसमें, तो हम इसको डाल देते हैं समीकरण नंबर 1 और यहाँ लिख देंगे कि समीकरण 1 में x बराबर 3 रखने पर, इसमें मान रख दिया तो 2, 3 का स्क्वायर प्लस 3, x की जगह पर 3 रख दिया, प्लस k बराबर 0। तो 2, 3 का स्क्वायर कर लेंगे तो 9 आ जाएगा, प्लस 3 हो गया, प्लस k बराबर 0 हो गया। इनको सॉल्व कर लीजिए, तो ये तो हो गए 9 दूनी 18 प्लस 3 प्लस k बराबर 0, 18 और 3 21 प्लस k बराबर 0, और इस 21 का पक्षांतरण किया तो k बराबर -21, है ना। बस दैट्स ऑल, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। चलिए इसको लिख लीजिए पहले, फिर उसके बाद नंबर 4 पे आते हैं।
नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में यदि अल्फ़ा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 माइनस सी के शून्यक इस प्रकार हैं कि अल्फ़ा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 बराबर 0 है तो सी का मान ज्ञात कीजिए। अब ये जो मान आपको दिए गए हैं इसके अनुसार हमें ये मान सी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सी का मान सिंपल निकल जाएगा। देखिए कैसे आएगा। जैसे कंडीशन हमको दी गई एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1, ये दिया गया है एक्स प्लस 1 और माइनस सी, है ना, और के शून्य दिए गए हैं इस प्रकार हैं कि अल्फ़ा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 बराबर 0 है तो इसके मान निकालिए। अब सिंपल कंडीशन है। क्या कंडीशन करना, इसमें क्या करना पड़ेगा हमें? सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा सेट कर लीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स हो गया, इसका अंदर गुणा किया, माइनस का पी हो गया, ये माइनस सी है, ये 0 हो गया। अब देखिए इसमें से एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस कॉमन निकाल लिया तो पी प्लस सी हो गया ना, पी प्लस सी बराबर 0, ये स्थिति आ जाती है। तो एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस कॉमन निकाल लिया तो पी प्लस सी बराबर 0 हो जाता है। अब ये एक द्विघात समीकरण है और इस द्विघात समीकरण का ए बी और सी का मान आपको निकालना है। तो ए का मान आपको पता ही है कि ए का मान कैसे निकालते हैं, है ना। ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो ए होता है। इसी तरीके से इसका एक्स का मान होगा, इसको लिख देता हूँ मैं यहीं पे, ए बराबर एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो ए हो गया, बी बराबर एक्स का गुणांक हो गया तो वो माइनस का पी हो गया, चिन्ह समेत लेना होता है, और सी बराबर माइनस माइनस आ रहा है और पी प्लस सी ये मान होता है, ये मान रख दिया। तो ए बी सी के मान हमारे पास हैं। अब आपसे कहा गया कि भाई अल्फ़ा, इसके जो मूल होंगे, अब मूल तो हमें पता ही है कि अल्फ़ा बीटा होते हैं, तो इसको डाल देते हैं नंबर 1 और माना समीकरण 1 के मूल अल्फ़ा बीटा है ना। माना समीकरण 1 के जो मूल हैं वो अल्फ़ा बीटा है। तो अगर इसके मूल अल्फ़ा प्लस बीटा हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होगा? अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं, माइनस तो है ही यहाँ पे, ये माइनस पी आ जाएगा बी की जगह पर और ए की जगह पर आ गया 1, तो इसका आंसर आ गया पी, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का मान पी के बराबर है और अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर पी। इसकी वैल्यू की ज़रूरत हमको आगे पड़ेगी तो इसको नंबर 2 डाल देते हैं। इसी प्रकार अल्फ़ा बीटा बराबर सी अपॉन ए होता है ना, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए होता है। तो अल्फ़ा और बीटा और सी की जगह पर माइनस पी प्लस सी और ए क्या है 1, तो बराबर माइनस पी प्लस सी। ठीक है, अल्फ़ा बीटा बराबर माइनस पी प्लस सी, ये हो गया नंबर 3। सही है, ये स्थिति हमारे पास आ गई। ये तो सवाल के अकॉर्डिंग आई है। अब क्वेश्चन ये कहता है कि इसमें अल्फ़ा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 बराबर 0 है, तो ये हमें दिया है। तो क्या क्या दिया गया है? दिया है कि अल्फ़ा प्लस 1 बीटा प्लस 1 बराबर 0, तभी तो सी का मान निकालना है, तो इसमें मान रख दीजिए, बस हो जाएगा। पहले इनका गुणा कर लेते हैं। अल्फ़ा को अंदर गुणा किया, अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा को इससे गुणा किया, अल्फ़ा आ गया, इसको 1 से गुणा किया, बीटा आ गया, इसको 1 से गुणा किया, प्लस 1 आ गया बराबर 0। तो अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस 1 बराबर 0, ये दिया हुआ है। अब सी का मान निकालिए। तब सी का मान निकालने के लिए क्या काम करना पड़ेगा? अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पी और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू ये है ना, इस मान को यहाँ रख दीजिए। तो समीकरण 2 और 3 से, तो समीकरण 2 व समीकरण
3 से मान रखने पर, इसमें मान रख देते हैं। तो अल्फ़ा बीटा की जगह पर तो आ गया यहाँ पर माइनस पी माइनस सी, माइनस पी माइनस सी, माइनस को अंदर ले जाते हैं तो माइनस पी माइनस सी हो गया। अल्फ़ा प्लस बीटा का जो मान है वो प्लस पी है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है प्लस सी प्लस 1 बराबर 0। अब ये माइनस का पी, ये प्लस का पी कट गए, बचा क्या माइनस सी प्लस 1 बराबर 0। माइनस 1, ये प्लस 1 को उधर भेज दिया तो माइनस 1 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो सी बराबर 1 आ गया। ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, तो सी की वैल्यू पूछ रहा था और सी की वैल्यू आ गई। अब देखने में तो देखिए कैसा लग रहा था, छोटा सा क्वेश्चन है ना, तो पूरी डिटेल के साथ बताया है, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन चेंज होके भी मिलते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो तरीके से करिए, इसको आराम से करिए। इसके बाद नेक्स्ट पे आइए, नंबर 5। नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि द्विघात समीकरण के मूल समान है तो के का मान क्या होगा। देखिए अब द्विघात समीकरण हमको दी गई है, नंबर 5 है के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 बराबर 0 के मूल समान हैं तो के का मान ज्ञात करिए। के मूल समान है ना, तो यहाँ लिखेंगे दिया है कि द्विघात समीकरण, इसको नंबर 1 डाल दो, द्विघात समीकरण 1 के मूल समान है। अतः जब मूल समान होते हैं तो आपको पता है विवेचक जो होता है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac और बराबर 0 होता है ना। जब मूल समान होते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है। क्लियर है यहाँ तक। अब उसके बाद में ए बी सी के मान बताइए। तो ए का मान क्या आ रहा है 1, बी का मान माइनस के और सी का मान प्लस का 4। इन मानों को यहाँ रख देते हैं तो ये वैल्यू हमको मिल जाती है। जैसे यहाँ रख दिया, बी स्क्वायर की जगह पर तो आ गया माइनस के स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पर 1, सी की जगह पर 4 बराबर 0। तो ये हो गया के स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0। तो के स्क्वायर बराबर 16 है ना, उसको पक्षांतरण कर दिया तो के बराबर क्या होगा, तो के बराबर होगा 4 प्लस माइनस। सही है भाई, वर्गमूल करेंगे ना, जब स्क्वायर हटाना है वहाँ से स्क्वायर हटाना है तो इसका वर्गमूल होगा, वर्गमूल होगा तो जो ये पक्ष है ये 16 ये प्लस माइनस 4 के रूप में आंसर देगा। तो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 था। उसके बाद नंबर 6 पर आ जाइए। यदि x बराबर 1 समीकरण इतने तथा इतने का एक उभयनिष्ठ मूल है तो एक का मान ज्ञात, एक और b दोनों के मान पूछ रहा है। तो समीकरण 1 से तो a का मान आ जाएगा, समीकरण 2 से b का मान आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, करिए इसको। तो पहले इसको लिखिए नंबर 5 को, फिर हम शुरू करते हैं नंबर 6। कोई खास ऐसा काम नहीं है, जो विधियां मैंने आपको बताई हैं उसी विधि के हिसाब से काम करते जाइए, होता जाएगा। नंबर 6 क्या क्या बोला गया। नंबर 6 में एक समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 3। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 3 बराबर 0, इसको तो समीकरण नंबर 1 मान लिया। और एक्स स्क्वायर तथा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी बराबर 0, ये नंबर 2 मान लिया। ठीक है, तो ए बी का मान पूछ रहा है और x बराबर 1 इन दोनों का एक उभयनिष्ठ मूल है x बराबर 1। तो यहाँ हम लिखेंगे इसको
कि समीकरण 1 व 2 का उभयनिष्ठ मूल x बराबर 1 है। अतः x बराबर 1 समीकरण 1 तथा समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, x बराबर 1 समीकरण 1 और 2 में अलग अलग रख देते हैं। तो पहले समीकरण 1 में रखते हैं। अब देखिए ax स्क्वायर है प्लस ax प्लस 3 बराबर 0। इसमें हम रख देते हैं x बराबर 1। तो x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखते हैं तो देखिए क्या वैल्यू बनेगी यहाँ से, a 1 का स्क्वायर प्लस a इंटू 1 प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ से a आ जाएगा, यहाँ से भी a आ गया, प्लस 3 बराबर 0 हो गया, ये 2a हो गया, प्लस 3 बराबर 0 हो गया, तो 2a बराबर माइनस का 3 हो गया। इसको यहाँ लिख देता हूँ, अब इधर ले लेते हैं। 2a बराबर माइनस 3 हो गया, तो a बराबर माइनस 3/2 आ गया। ये a का मान आया है ना। इसको डाल दीजिए, नंबर 2 हो गए, 3 डाल दीजिए इसको। फिर उसके बाद समीकरण 2 में, समीकरण 2 में भी वही x बराबर 1 रखना है। तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि x स्क्वायर प्लस x प्लस b बराबर 0 है, समीकरण 2 है, और इसमें x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर तो वैल्यू क्या आती है, 1 प्लस 1 प्लस b बराबर 0। तो b बराबर माइनस 2 आ जाएगा, है ना सीधा भाई। 2b हो गया प्लस b बराबर 0 हो गया, तो 2 आ रहा है, 2 का पक्षांतरण कर दिया तो b बराबर माइनस 2 हो गया। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। उसके बाद में क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा कि आप इनका मान ज्ञात करिए। क्वेश्चन ये कहा a b का मान ज्ञात कीजिए। a कॉमा b नहीं है, ध्यान दीजिए इसका, है ना। यहाँ कई बार हम मिस्टेक कर देते हैं कि a b का मान पूछ रहा है। a b का कॉमा नहीं लगा रखा, a b का मतलब हो गया a इंटू b, दोनों का गुणा। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 3 व 4 का गुणा करने पर, इनका गुणा कर दिया तो गुणा करने पर आ जाएगा ए बी। जब ये गुणा हो गए तो इधर वाले भी गुणा हो जाएंगे, -3/2 गुणा -2 कितना आएगा, ए बी बराबर माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2 कट गया, बचा क्या 3। तो इनका आंसर आ गया ए बी बराबर 3। ठीक है, तो ये स्थिति हमारे पास आ जाती है। कंप्लीट। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो अगला क्वेश्चन आता है नंबर, ये था 6, और क्वेश्चन नंबर 7। तो द्विघात समीकरण ये है, इसका विविक्त कर होगा, विविक्त कर की बात कर रहा है। तो विविक्ति कर का मतलब हो गया इसका डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट का मतलब हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac। तो केवल b स्क्वायर माइनस 4ac का मान पूछ रहा है, ना तो उसके ऊपर कोई गुणनखंड पूछे गए, ना उसके बारे में कोई और बात की गई है, सिर्फ इनके मान पूछे जा रहे हैं। ठीक है, b स्क्वायर माइनस 4ac के। तो इसको लिखिए, और उसके बाद पहले हम नेक्स्ट पे आते हैं, नंबर 6 पे। झाड़िए उसमें। तो नंबर 6 पे आ रहे हैं। 6 हो गया, 7वां करना है। क्वेश्चन नंबर 7, द्विघात समीकरण √3 x स्क्वायर। तो एक द्विघात समीकरण दी 3√3 x स्क्वायर और प्लस 10x
प्लस 10x प्लस √3 बराबर 0, ये दिया गया। और इनके लिए बोला गया कि इसके विविक्त कर का मान बताना है। तो सिर्फ आपको इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, मतलब विवेचक निकालना है। और यहाँ लिख लेते हैं कि यहाँ a बराबर 3√3, b बराबर 10 और c बराबर √3। तो a बराबर 3√3, b बराबर 10 और c बराबर √3। अब क्या करेंगे, b² माइनस 4ac। देखिए अब तो d बराबर या डेल्टा बराबर कुछ भी ले लेते हैं, b² माइनस 4ac ये होता है। इसमें मान रखिए तो b² की जगह पर हो गया 10 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पर हो गया 3√3, c की जगह पर हो गया √3। इनको सॉल्व किया तो ये हो गया 100, है ना। 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाए। इनका 4 तिया 12, पहले तो इनका गुणा कर लिया, 4 तिया 12 और √3 गुणा √3 हो गया, तो ये भी आ जाएगा 3, है ना। दोबारा समझिए, 4 को 3 से गुणा किया तो 4 × 3 तो हो गया 12, सही है, ये 12 प्राप्त हुआ। फिर √3 का √3 से और गुणा हो रहा है, √3 का √3 से हो गया तो कितना बन जाएगा, 3 बन गया। अब 12 तिया 36 हो गए, तो 100 माइनस 36, अब 100 में से 36 गए 64 बच गए। तो जो डेल्टा है या डी है वो कितना प्राप्त होगा, 64, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होता है। छोटा सा सवाल था नंबर 7। इसके बाद है नंबर 8, इसी में ले लेते हैं फिर एक साथ लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, द्विघात समीकरण 4x² माइनस 12x प्लस 9 बराबर 0, यही है ना। 4x² माइनस 12x माइनस 9 है, तो माइनस 9 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति बताइए। अब बिल्कुल वही सिंपल कि मूलों की प्रकृति बतानी है। तो ये बात जब ये टॉपिक चल रही थी तब मैंने आपको क्या बताया था कि समीकरण को हल नहीं करना, ये नहीं कि आप इसको पूरा हल कर दें, गलती से भी मत करिएगा, क्योंकि टाइम लगेगा और बोर्ड में अगर आपने एक्स्ट्रा काम कर दिया तो उसके कोई पैसे नहीं, उसके कोई नंबर नहीं मिलेंगे अलग से, है ना। तो एक्स्ट्रा काम तो करना ही नहीं है, बिल्कुल, ये तो हमेशा ध्यान रखना है। जितना पूछा जाए उतना करिए, जिस अकॉर्डिंग पूछा जाए उस अकॉर्डिंग करिए। अपनी तरफ से अगर हम कोई भी रूल लगा देते हैं और उससे क्वेश्चन बड़ा हो जाता है तो उस बड़े तरीके के कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं दिए जाते। 1 नंबर का सवाल है उसको उसी हिसाब से करना पड़ेगा, 2 नंबर का है उसी हिसाब से करना पड़ेगा। तो इसमें हम यहाँ ले लेते हैं पहले कि यहाँ a बराबर 4 है, b बराबर -12 है, c बराबर -9 है। हो गया, पहली स्थिति तो ये आ जाती है, ABC के मान आ गए। फिर उस ABC के मान से हमें D निकालना है। जैसे ये निकाला है, विवेचक का मान निकालना है, तो हमने b² माइनस 4AC का मान निकाला। अब b² माइनस 4AC का मान निकालते हैं, फिर देखते हैं कि ये जो मान है वो कैसा प्राप्त होता है। तो b² माइनस 4AC मतलब -12 का स्क्वायर माइनस 4AC, 4 आया, a की जगह पर 4 हो गया, c की जगह पर -9 हो गया, इनका होल स्क्वायर ये जो इसका है वर्क कर दिया तो 144 माइनस माइनस और माइनस प्लस हो गए, है ना। और फिर 4 चौक 16 और 16 में 144, तो इसमें भी प्लस का 144 आ रहा है, माइनस आना चाहिए, जब तो घटेंगे 0 आएगा, कोई बात नहीं। 288 भी सही है, तो इनको जोड़ दिया, अब आ गए 288। अब देखिए क्वेश्चन ये है कि भाई b² माइनस 4AC का जो मान है वो कितना प्राप्त हुआ हमको। तो b² माइनस 4AC का मान 288 प्राप्त हुआ। और ये जो 288 है ये पॉजिटिव संख्या है ना, जब ये पॉजिटिव है तो इसका मीन्स हुआ ये ग्रेटर देन 0 है। कैसी है ये, ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ी है ना, 0 से तो बड़ी है 288। अब इसके लिए जो स्थिति बनती है वो लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे कि b² माइनस 4AC ग्रेटर देन 0 है, अतः द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। सही है, वे वास्तविक होंगे, ये बात तो सही है, लेकिन और कैसे होंगे, और असमान होंगे, अलग अलग होंगे, है ना। तो अब इसको हल करके देखेंगे जब आप, तो आपको क्या मिलेगा, 2 मूल मिलेंगे।
और वो दोनों मूल वास्तविक संख्याओं में से होंगे लेकिन असमान होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट। अब नोट करिए आप इसको। और इसके बाद अब 8 तक के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब इसके बाद के जो क्वेश्चन होंगे उनको फिर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये नंबर 8 तक कंप्लीट हो गए, 9 से हम शुरू करेंगे। तो कोशिश आप करिएगा कि अगर अब आप कर पाते हैं इनको तो आप करिएगा, है ना। और वही एक बेस्ट तरीका होता है कि अगर हम खुद अपने हिसाब से क्वेश्चन को करें और फिर उसके बाद जब क्वेश्चन यहाँ से हो जाता है फिर आप इसके मिलान करिए, अपना भी मिलान करिए कि भाई तरीका हमने गलत तो नहीं लगा दिया, कोई रूल ऐसा तो नहीं है जो हमसे छूट गया है, कोई इस तरह की कंडीशन ना आ जाए। ठीक है, तो बहुत है आज के लिए।